गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th केमिस्ट्री के आज चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 2 में स्वागत है। प्रीवियस पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था, सीखा था केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, साथ ही साथ केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे चारों तरफ ये केमिस्ट्री किस किस फील्ड में इसका यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ों पर हमने चर्चा किया था। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि केमिस्ट्री का एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस ऑन केमिस्ट्री पर भी हम लोग अच्छा खासा कॉन्सेप्ट को समझे थे। ओके, तो आज हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे कि आज हमारे सर इस चैप्टर पर क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया सिखाने वाले हैं। तो चलिए इस एक्साइटमेंट को आप अपने दिमाग में बनाए रखिए, क्योंकि जब तक से आप एक्साइटेड नहीं होंगे किसी को सीखने के लिए, तब तक आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे और उस टॉपिक को इजी नहीं बना पाएंगे। चलिए, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के पार्ट 2 में आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैटर एंड देयर क्लासिफिकेशन। मैटर एंड देयर क्लासिफिकेशन मतलब पदार्थ और उनका वर्गीकरण। पदार्थ बच्चों आप जानते हो, मैटर के बारे में आप शायद क्लास 9th में एक आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। उस पदार्थ से आप परिचित हैं, पदार्थ है क्या, लेकिन फिर भी हमारे इस चैप्टर में मैटर को बहुत अच्छा से जान लेना है, क्योंकि मैटर जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जिस केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं उस केमिस्ट्री का स्टडी हम एक्चुअली में मैटर के लिए करते हैं। मैटर का कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज का जो स्टडी की जाए वही तो केमिस्ट्री है। यही ना हमने बताया था प्रीवियस क्लास में। तो हमें केमिस्ट्री को समझना है तो हमें मैटर को तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक हम मैटर को नहीं समझेंगे केमिस्ट्री अधूरा सा लगेगा, केमिस्ट्री में मिस्ट्री रह जाएगा। इसलिए इस केमिस्ट्री की मिस्ट्री को खत्म करने के लिए मैटर को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए मैटर को अच्छा से जान लें। बच्चों, आपके आमने सामने, आपके चारों तरफ कई सारी चीजें आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल। और वो सारी चीजें क्या है? बिल्कुल वो सारी चीजें तो मैटर है। बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो यूनिवर्स है, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, वो दुनिया दो चीजों से बनी हुई है। ये पूरी दुनिया केवल और केवल दो चीजों से बनी हुई है। मालूम हो दो चीज कौन है? वो दो चीज में एक है हमारा मैटर और दूसरा हमारा एनर्जी। फर्स्ट मैटर एंड सेकेंड थिंग एनर्जी। उसी मैटर और एनर्जी पर हमने आज मैटर के टॉपिक को रखा है, मैटर के टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। एनर्जी तो आप जानते हैं, मैटर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें दुनिया में जो आप देख रहे हैं, क्या क्या सारी चीजें, पेड़ पौधे, नदी नाले, जंगल झाड़, पेड़ पहाड़ पर्वत, है ना, आप हम, है ना, और आपके घर की जितनी भी चीजें, ये दुनिया में यही सब तो है। और कुछ ऐसी भी चीजें जो हमें दिखती नहीं है, जैसे हवा, है ना। तो हमारा ये हुआ पहला थिंग मैटर। दूसरा हमारा क्या है? एनर्जी। एनर्जी जिसे हम लोग फील करते हैं, एनर्जी जो हमारा सन से जो लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचता है, और ये एनर्जी हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में कई फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम लोग तो इस केमिस्ट्री क्लासेस में अभी हम बात नहीं करेंगे, ये हम लोग फिजिक्स में और केमिस्ट्री के केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छा से समझने वाले हैं। फिलहाल हम लोग थोड़ा मैटर के बारे में बात करते हैं। मैटर क्या है? तो कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज के पास कोई एक द्रव्यमान हो, उसका कोई मास हो, उसका कोई वजन हो, और वो एक निश्चित जगह को क्या करता हो? ऑक्यूपाइज करता हो। ओके, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं बच्चों? मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बॉल को देख सकते हैं, पेपर, इरेजर, पेंसिल को आप देख सकते हैं, लेमन को देख सकते हैं, बैटरी को देख सकते हैं, कंप्यूटर डिवाइस को देख सकते हैं, शॉप को देख सकते हैं, टेडी बियर एज ए टॉय देख सकते हैं। इस तरह और भी कई सारी चीजें आपके चारों तरफ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें के पास, सारी चीजों के पास क्या है? एक मास है और ये एक जगह घेरे हुए हैं। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? मैटर, यानी पदार्थ। ओके, तो आई थिंक आपको मैटर समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की ओर आते हैं। ये जो हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं उसको हम वर्गीकृत कैसे करें, उसको विभाजित कैसे करें, उसको हम कितने कितने रूप में पाते हैं। तो भाई ये मैटर जो हमारी दुनिया में है, इस मैटर को हम क्लासिफाई दो तरीके से करते हैं।
वो दो तरीका कौन कौन सा है? पहला तरीका है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा तरीका है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या क्या हमने कहा? पहला क्लासिफिकेशन फिजिकल है और दूसरा क्लासिफिकेशन केमिकल है, मतलब भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। आप बोलेंगे भौतिक वर्गीकरण क्या है सर? तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थों को जो क्लासिफाई किया गया उसकी अवस्था को देखकर, उसकी अवस्था मतलब आप चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो जितने भी पदार्थ आपको दिखाई देते हैं वे सारे पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, और वो तीन अवस्थाएं अब अच्छी तरह आपको मालूम होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन अवस्थाएं हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। ओके, यदि मैं केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसके दो प्रकार हैं, दो फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे नेचर में, प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में और मिक्सचर के फॉर्म में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में यदि हम बात करें सॉलिड स्टेट का, लिक्विड स्टेट का और गैस स्टेट का, तो आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये क्यों ये तीन स्टेट में पाए जाते हैं? तो इसका कारण यही है कि हर एक मैटर के अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिस कणों से वो पदार्थ बना है। हर पदार्थ बहुत सारे कणों से बना हुआ, और वो कण काफी सूक्ष्मतम होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। वो कण एक्चुअली में परमाणु और अणु जिसे कहते हैं हम लोग, एटम और मॉलिक्यूल कहते हैं। और पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, एटम और मॉलिक्यूल के नेचर के आधार पर, परमाणु अणु की प्रकृति के आधार पर उनमें एक आकर्षण बल होता है, और वो आकर्षण बल कम और ज्यादा होने के कारण वो तीन रूप में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, अभी हम बात करेंगे, इस पर डिटेल करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में पदार्थ को दो अवस्था में पाते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या, अभी हम डिटेल करेंगे। और ये प्योर सब्सटेंस जो होते हैं बच्चों दो तरह के होते हैं, एलिमेंट फॉर्म में और कंपाउंड फॉर्म में। ओके, और ये एलिमेंट होते हैं तीन प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और ये कंपाउंड होते हैं दो प्रकार के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपका एक फ्लो स्टेट डायग्राम है। अब इस फ्लो स्टेट डायग्राम के थ्रू से हम हर एक स्टेट का मैटर पर हम लोग डिटेल करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एज ए इंटरनल ऑर्डर। इंटरनल ऑर्डर मतलब कि जो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसके अंदर की मॉलिक्यूलर फोर्स का इंट्रैक्शन कैसा, आकर्षण बल कैसा है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट, जैसा मैंने बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम ये बोल रहे थे कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारा जो स्टेट है, दिस इज द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। क्या दिखाना चाहें हम? यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि इस मैटर के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जितने भी आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, और ये लिक्विड पे जो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम और मॉलिक्यूल्स है, या गैसेस में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तीनों का कंपोजिशन देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। क्या आप तीनों में देख रहे हैं बच्चों? आप देख रहे हैं सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब ठोस की अवस्था में उसके जितने भी कण है, जितने भी परमाणु और अणु है, वो एक दूसरे के काफी क्लोज है, काफी नजदीक है। और ये नजदीक कब हो सकता है? जब उन सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आकर्षण बल है ना, इंट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा हो। तो हमने क्या कहा यहाँ पर? सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जब ये पार्टिकल काफी एक दूसरे के नजदीक होंगे, एक ऑर्डर अरेंज होंगे, काफी क्लोज होंगे, तो पक्का है कि उसके पार्टिकल्स एक जो काफी जकड़े हुए हैं, तो उसका मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है क्या? तो देयर इज नो मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब उसकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो होगी वो नहीं हो पाएगी, उसके पार्टिकल्स फ्रीली मोशन नहीं कर पाएगा। किसी भी सॉलिड के अंदर जितने भी कण हैं वो स्वतंत्र रूप से गमन नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या पाते हैं कि इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड के भी पार्टिकल क्लोज तो है मगर सॉलिड की तुलना में कम है, बट दे कैन मूव अराउंड। लेकिन ये पार्टिकल क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, ये स्वतंत्र रूप से मूव कर सकता है। जैसे आप पानी को देखो, पानी को थोड़ा सा एक गिलास पानी को आप फ्लोर पे गिराओ, क्या पाओगे? वो लिक्विड, वो वाटर बहने लगता है। बहने लगता है मतलब क्या हुआ? बहने का मतलब यही हुआ ना कि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहा है।
तो इसके पार्टिकल क्या कर सकते हैं, मूव तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं। गैसेस स्टेट की बात करें बच्चों, तो आप पाएंगे गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी दूर दूर होते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इन गैसेस द पार्टिकल फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। सॉलिड और लिक्विड स्टेट की तुलना में इसके पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं, और काफी दूर दूर होने के कारण इनमें जो आकर्षण बल होगा एक कण से दूसरे कण के बीच, वो बहुत ही कम होगा। और जब वो बहुत ही कम होगा तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो एटम और मॉलिक्यूल है, ये स्वतंत्र रूप से आसानी से फास्ट तेज गति से क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है, तेज गति से मोशन कर सकता है। जैसे आपके घर के बगल से कोई गैस सिलेंडर का गैस स्मेल आता है, तो आप बोलते हैं ना आपके घर में लगता है गैस सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम है, गैस लीक कर रहा है। आखिर वो गैस में वहां इतने दूर में आप तक पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर तक मोशन कर सकता है और आसानी से फ्रीली मोशन कर सकता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसकी पार्टिकल का अरेंजमेंट, एक दूसरे के काफी दूर दूर होने के कारण। ओके, और इसके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होने के कारण। समझ आ गया? तो ये हमारी भौतिक अवस्था में तीन तरह के सब्सटेंस को हमने देखा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यदि हम बात करें स्टूडेंट क्या सॉलिड सब्सटेंस का, तो सॉलिड सब्सटेंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्या इसकी विशेषता होगी? तो सॉलिड सब्सटेंस की सबसे खास विशेषता होगा कि उसका वॉल्यूम डिफिनिट होगा, उसका शेप डिफिनिट होगा। इसका वॉल्यूम और शेप हमेशा निश्चित होगा। क्यों निश्चित होगा? क्योंकि इसके पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक है और ये फ्रीली मोशन नहीं कर सकता। जब कोई पार्टिकल फ्रीली मोशन नहीं करेगा तो समझ लो उसका आयतन और उसका आकार है ना, उसका शेप हमेशा कैसा होगा, निश्चित होगा। लिक्विड की बात करें स्टूडेंट, तो लिक्विड में तो डिफिनिट वॉल्यूम होगा, लेकिन उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होगा। क्या किसी द्रव का कोई निश्चित आकार आप देखें कभी? कभी नहीं। आप उसको जिस शेप के कंटेनर में रख लो, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। आप जिस कंटेनर में आप उसको रखोगे उसका वो शेप वैसा ही लेगा। जैसे एक ग्लास में है तो उसका ग्लास का शेप है, यदि एक घड़े में है तो एक घड़े का शेप है, ठीक है, एक लोटे में है तो एक लोटे का शेप है। मतलब जिस तरह के कंटेनर में आप रखोगे उसका शेप वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम तो डिफिनिट होगा मगर उसका शेप कभी डिफिनिट नहीं होता है। गैसेस की बात करें तो गैसेस में ना तो कोई डिफिनिट वॉल्यूम होगा और ना ही कोई डिफिनिट शेप होगा। बोले क्यों? क्योंकि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफी कमजोर होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। उसके पार्टिकल इतने दूर होते हैं कि ये आसानी से क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। इसीलिए दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। यदि आप किसी कंटेनर में आप इसको रखते हो तो पूरे कंटेनर की जगह को ये ऑक्यूपाई करेगा। समझाए बच्चे? तो ये था हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कुछ खास विशेषता। ओके, और ये सारी विशेषता किसके कारण हो रहा है? उनके क्लोजनेस के कारण हो रहा है, उसके बीच से आकर्षण बल के कारण हो रहा है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में इनकन्वर्टिबल, मतलब अपरिवर्तनीय है ना, विनियमिता। दैट मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। फॉर्म तो चेंज होगा लेकिन अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान कभी चेंज नहीं करेगा। इसी को कहते हैं इनकन्वर्टिबल। आप इसको देखिए, सॉलिड में कन्वर्ट टू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट टू गैस, गैस में भी कन्वर्ट टू सॉलिड। आप ये एरो जो आप देख रहे हैं बच्चे, दोनों तरफ है, यानी सॉलिड में कन्वर्ट टू लिक्विड, लिक्विड में भी कन्वर्ट टू सॉलिड। लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, गैस कैन बी कन्वर्ट टू लिक्विड, और गैस कन्वर्ट टू सॉलिड, और सॉलिड में कन्वर्ट टू गैस। तो ये जो एरो दिख रहा है आप इसको इस तरह से भी जा सकते हैं या आप इसको इस तरह भी जा सकते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी सॉलिड, कोई भी फिजिकल स्टेट का जो सब्सटेंस है उसको हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। उसका स्टेट बदला जा सकता है, फिजिकल स्टेट बदला जा सकता है, मगर अपने आप तक कोई भी सब्सटेंस फिजिकल स्टेट नहीं चेंज होगा। ये तब चेंज होगा जब उसकी थर्मल एनर्जी चेंज होगी। थर्मल एनर्जी मतलब जब आप उसमें टेम्परेचराइज करोगे, जब आप सब्सटेंस को हीट करोगे। जैसे एग्जांपल 4, सॉलिड फॉर्म में कोई एक चीज का नाम बताओ, जैसे आइस। आइस हमारा क्या है? सॉलिड है, बर्फ। आइस को यदि आप रूम टेम्परेचर पर रख दो तो रूम टेम्परेचर में वो थर्मल हीट एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और वो आइस क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट? तो ये हो गया हमारा, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग।
कोई भी सॉलिड को यदि आप हीट करते हो और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो वो कहलाता है मेल्टिंग। जैसे लोहे को भी आप गर्म करते हो और वो मेल्ट कर जाता है तो वो कहलाता है मेल्टिंग। ओके, और यदि हम उस लिक्विड को यदि हम काफी टेम्परेचर लो कर दे, यानी जैसे मान लो हम वाटर जिसे हम कन्वर्ट किए उसको फिर जाकर हम फ्रीज में रख दें, तो बताओ क्या होगा, वो लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। आप देखोगे ना कि आपके फ्रिज में एक फ्रीजर रहता है, वहां आप पानी रखकर एक ट्रे में वाटर रखकर आइस बनाते हो, तो लिक्विड से कन्वर्ट टू सॉलिड, है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। उसी तरह जिस वाटर को हमने अभी पाया रूम टेम्परेचर पर, है ना, रूम के तापमान पर, यदि आप उसको क्या करते हो, एक गैस सिलेंडर में चढ़ा देते हो और उसको हीट कर देते हो, तो क्या होता है स्टूडेंट, वो खौलने लगता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है। मतलब लिक्विड कन्वर्ट टू वेपर, इनका वेपर में चेंज होना मतलब गैस में चेंज होना, तो लिक्विड में कन्वर्ट टू गैस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। लेकिन यदि उसी गैस को हम क्या कर दे, बोलिए ठंडा कर दे, ठंडा कर दे, प्रेशर दे दे, तो वही गैस क्या हो जाएगा, फिर से लिक्विड बन जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड का कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन। यदि हम गैस को काफी कूल करें, जब उसकी कॉल करने से क्या पार्टिकल काफी नजदीक हो जाएंगे, एक दूसरे की ज्यादा क्लोजनेस हो जाएगी, तो ये प्रोसेस कहलाएगा डिपोजिशन, और वो गैस कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। और यदि कोई सॉलिड को हम हीट करते हैं, कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जिसको आप हीट करते हो, तो वो मेल्ट ना होके, मतलब वो लिक्विड ना होके डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, सॉलिड कन्वर्ट टू गैस, जैसे कैम्फर, कपूर। यह प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। तो ये जो टर्म यूज हो रहा है बच्चों कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, ये सब टर्म आपको अब समझ में आ गया होगा। ये सब टर्म हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, यूज होने वाला है। तो आई थिंक आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। फ्रीजिंग किसे कहते हैं, वेपराइजेशन किसे कहते हैं, डिपोजिशन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, मेल्टिंग किसे कहते हैं। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमारा जो फिजिकल स्टेट की जो मैटर है, ये हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है, और इसका कारण है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं ये जो मैटर हमने क्लासिफाई किया, अभी हमने फिजिकल स्टेट पर बात किया, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन पर बात किया। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम कितने फॉर्म में पाए थे, दो फॉर्म में। एक फॉर्म था प्योर सब्सटेंस और दूसरा था मिक्सचर। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्योर मतलब प्योर। प्योर कब कहेंगे किसी को, प्योर जब कहेंगे उसमें किसी तरह का कोई मिलावट ना हो, उसमें कोई भी अदर मटेरियल उसमें मिक्स ना हो। अदर मटेरियल मतलब जैसे मान लो उसका कंपोजिशन क्या हो, फिक्स हो, उसका यदि वो उसका जो जिससे वो बना हुआ है, जिस एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसका कंपोजिशन हमेशा कैसा हो, फिक्स्ड हो। और दूसरी बात कि वो एक ही प्रकार की चीजों से बना हो। एक ही प्रकार की चीजों से मतलब जैसे कॉपर, एक तांबा की बात की जाए तो तांबा क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। बोलो क्यों है, इसलिए प्योर है कि कॉपर का सब्सटेंस में केवल कॉपर के एटम्स होंगे। सिल्वर का यदि कोई सब्सटेंस है, चांदी का कोई चीज है, तो उसमें केवल सिल्वर के एटम्स होंगे। गोल्ड का कोई सब्सटेंस है, उसमें केवल गोल्ड के एटम्स होंगे। लेकिन वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें दो तरह का सब्सटेंस है, लेकिन उसका कंपोजिशन हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। फिक्स का मतलब हुआ क्या कि वाटर में जैसे कि हाइड्रोजन H2O, जिसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स में, एक वाटर के मॉलिक्यूल्स में, तो हम कहेंगे उसका मास का जो कंपोजिशन होगा हमेशा फिक्स है। 2 ग्राम यदि हमारा हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होगा, और इस तरह उसका रेशियो हमेशा 1:8 होगा। उसका अनुपात हमेशा 1:8 होगा। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो इसका कंपोजिशन क्या है, फिक्स है। तो जिसका कंपोजिशन फिक्स हो, जो एक ही प्रकार के सब्सटेंस से बना हो, वह कहलाता है प्योर सब्सटेंस। समझ में आया? ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स रेशियो एंड दस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स कंपोजिशन। यानी जितना भी आपका सब्सटेंस जब उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता हो तो उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। यानी कि वाटर कैसा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। जब तक वाटर है तब तक वो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है। अब बोलोगे सर सी वाटर क्या प्योर सब्सटेंस है,
तो सी वाटर प्योर सब्सटेंस हम नहीं कहेंगे, वाटर प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सी वाटर में वाटर के साथ कई सारे सॉल्ट मिक्स रहते हैं, यानी लवण मिक्स रहते हैं, इसलिए हम सी वाटर को प्योर सब्सटेंस नहीं कहेंगे। लेकिन वाटर क्या सब्सटेंस है? बोलिए, प्योर सब्सटेंस है। क्यों? तो इसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स रेशियो में होता है। ओके, ऑल्सो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसको आसानी से फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट मतलब उसको अलग अलग नहीं कर सकते। अब जैसे बोलेंगे हम वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कीजिए, तो इसे एक सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट किया नहीं जा सकता। किया जा सकता है, लेकिन सिंपल फिजिकल मेथड से, सिंपल भौतिक विधि से इसको सेपरेट करना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा प्योर सब्सटेंस। आगे प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। आपको फ्लो सीट डायग्राम में दिखाए थे कि ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, और वो दो प्रकार कौन कौन सा है? एक है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड। एक एलिमेंट्स और दूसरा हमारा कंपाउंड। तो चलिए एक एक करके हम समझे एलिमेंट कैसे होते हैं और कंपाउंड कैसे होते हैं और किसे कहते हैं। तो एलिमेंट बच्चों उस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं जो केवल और केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हो। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। These particles may be atoms और molecules। ये पार्टिकल या तो एटम फॉर्म में हो सकता है या मॉलिक्यूल फॉर्म में हो सकता है। नहीं समझे? जैसा अभी हमने कहा था कॉपर, कॉपर एक एलिमेंट है, और कॉपर एलिमेंट है तो कॉपर एलिमेंट क्यों है? क्योंकि कॉपर में केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल है। पार्टिकल का कहने का मतलब एटम, यानी कॉपर के एलिमेंट में केवल कॉपर के ही एटम है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ऐसे अदर एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं है। जब हम कॉपर कह रहे हैं तो कॉपर एक प्योर सब्सटेंस है। और कॉपर कैसा प्योर सब्सटेंस है? तो बोलेंगे एलिमेंट। क्यों एलिमेंट कहेंगे? क्योंकि उस एलिमेंट में केवल कॉपर के ही पार्टिकल्स है, अदर पार्टिकल उसमें मौजूद नहीं है। तो दिस पार्टिकल में भी एटम और मॉलिक्यूल। कॉपर में केवल एटम कॉपर होते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को आप कैसे लिखते हैं बच्चों? H2। ऐसे सिंबल तो H होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल फॉर्म में हमारे नेचर में पाया जाता है H2। ऑक्सीजन O2। तो ये हाइड्रोजन H2 में क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन H2 में देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन ही ना है, कोई दूसरा पार्टिकल तो मौजूद नहीं है। तो एलिमेंट फॉर्म उसको कहेंगे जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल उसमें पाए जाते हैं, कोई दूसरा पार्टिकल उसमें मौजूद ना हो। जैसे O2 में दो ऑक्सीजन एटम है, तो केवल ऑक्सीजन के ही ना एटम्स है, कोई दूसरा एटम तो उसमें मौजूद नहीं ना है। तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं एलिमेंट। ठीक है, यानी आपके आवर्त सारणी में जितने भी आपको दिखाई देता है वो सारे के सारे क्या है? एलिमेंट है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, है ना, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एलिमेंट हमारे नेचर में कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, इसके भी प्रकार है। हमारे नेचर में एलिमेंट तीन रूप में है, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। अब ये धातु, अधातु, उपधातु ये तीन क्या है? तत्व का कौन सा रूप धातु कहलाएगा, कौन सा रूप अधातु कहलाएगा और कौन सा रूप उपधातु कहलाएगा? थोड़ा इसको जाने। देखिए बच्चों, धातु का अपना एक गुण होता है। आपको मालूम होना चाहिए धातु में एक चमक होती है। धातु को पीटकर फैला जा सकता है, यानी आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं। इसे एक पतला वायर के रूप में भी लाया जा सकता है। तो ऐसे जिस तत्व में ये सारी गुण हो उसको हम धातु कहेंगे। जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड, ये सब क्या धातु है। लेकिन हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अधातु है, जिसकी कोई चमक नहीं होती, जिसके पीटने से फैलता नहीं बल्कि चूर हो जाता है, यानी ब्रिटल होता है, और जो कि कंडक्टिंग नहीं होता, मतलब उसमें विद्युत की चालकता गुजरती नहीं है। धातु में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सकता है, करंट पास किया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल में यानी अधातु में करंट पास नहीं होता। मेटलॉइड की बात करें, उपधातु की, तो उपधातु उसको कहेंगे इसमें धात्विक और अधात्विक गुण दोनों पाए जाता हो। कुछ ऐसे भी होते हैं एलिमेंट के, कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण उसमें समाहित होता है। ऐसे तत्व को हम कहते हैं मेटलॉइड। यदि हम आवर्त सारणी की तरफ ध्यान दें तो आवर्त सारणी में इन सभी तत्वों को एक सही क्रम में सजाया गया है। सही क्रम में सजाया क्या गया है? आप आवर्त सारणी देखे होंगे, है ना, उसमें कई सारे ग्रुप्स और कई सारे पीरियड्स हैं।
लेफ्ट साइड वाले जितने भी तत्व हैं ज्यादातर धातु है, और राइट साइड वाले राइट मतलब ये आपके सामने है, ये देखिए राइट साइड, ये जितने भी तत्व है ज्यादातर अधातु है, और ये सारे जो तत्व इधर जो देख रहे हैं ये ज्यादातर क्या है, धातु है। अब सवाल उठता है कि सर ये कैसे जानेंगे कौन सा तत्व धातु है, और यदि वो धातु है तो क्यों है, यदि वो तत्व धातु है तो क्यों है, उसमें कुछ खास बात होगा, आखिर वही धातु क्यों है, ये धातु क्यों नहीं है। तो भाई इन सारी चीजों को इस चैप्टर में नहीं जान पाएंगे, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे ये सारी रहस्य खुल जाएगा, ये सारी जानकारी आपको हो जाएगी कि कोई तत्व में धात्विक गुण क्यों होता है और किसी तत्व में अधात्विक गुण क्यों होता है, और किसी किसी तत्व में उपधात्विक गुण क्यों होता है। कुछ धातु उपधातु होते हैं, आप जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो आप देख रहे हैं ये उपधातु है। तो इस तरह से तत्वों को भी 3 श्रेणी में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। चलिए बाद में जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। अब बात करते हैं, ये था हमारा एलिमेंट फॉर्म, प्योर सब्सटेंस 2 फॉर्म में होते हैं, एक एलिमेंट फॉर्म में और दूसरा कंपाउंड फॉर्म में। चलिए हम थोड़ा कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं। कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स यानी यौगिक। हमारे प्योर सब्सटेंस का एक फॉर्म है कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक डिफरेंट तत्व के परमाणु कंबाइन करता हूं, डिफरेंट मतलब अलग अलग तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु जब कंबाइन करता है, जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक हमें मॉलिक्यूल मिलता है, एक अणु का निर्माण होता है। कैसा, कंपाउंड का अणु, है ना। पहले तो वो एटम फॉर्म में था, जब वो कंबाइन कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, और वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा बच्चों, कंपाउंड। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में विक्रिया करता है, कंबाइन करता है, तो एक नई चीज का निर्माण होता है, और उस नई चीज को कहते हैं हम लोग यौगिक यानी कंपाउंड। जैसे वाटर की बात कर लो, अमोनिया कह लो, शुगर कह लो, कार्बन डाइऑक्साइड कह लो। वाटर कैसे, तो वाटर में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस क्या करता है, कंबाइन करता है, कंबशन होता है, तो हमें एक नई चीज का निर्माण हमें देखने को मिलता है, और वह है वाटर यानी जल एक यौगिक है, सभी को मालूम होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब जो कंपाउंड हमें मिलता है, जो नई चीज का जो निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु अलग अलग तत्व के परमाणु के अभिक्रिया करने से, कंबाइन करने से, तो उस यौगिक का जो गुण होगा, वो यौगिक का गुण बिल्कुल अलग होगा उससे जिससे वो मिलके बना है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण होगा और जल का जो गुण होगा वो बिल्कुल अलग होगा। मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा, जो भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी आइडेंटिटी लूज कर जाता है। कहने का मतलब जल जो एक लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, मगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैस है ना, डिफरेंट। ठीक है, वेयर इज द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन वाटर इज अ लिक्विड। हमने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या गैसेस है, जबकि कंपाउंड जो मिला हमें वो क्या है, लिक्विड है। समझना है कंपाउंड क्या है। चलिए अब हम कंपाउंड को क्लासिफाई करें। लेने से पहले एक बात और जान लीजिए, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। मतलब एक सिंपल फिजिकल मेथड से हम क्या कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने कहा था ना कि वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या आप सेपरेट आसानी से कर सकते हैं, हरगिज नहीं। फिजिकल मेथड से ऐसे कंपाउंड के सब्सटेंस को, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारा होगा मेथड केमिकल मेथड। कौन सा मेथड, केमिकल मेथड, जो हम लोग आगे जाके करेंगे। ओके, तो हमने कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो ये वाटर मिलता है। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, जबकि हमारा ये वाटर क्या है बच्चों, लिक्विड स्टेट में। तो जो भी कंपाउंड में मिलता है जिस कंस्टिट्यूएंट से, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग हो जाता है। किससे, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। ओके, तो आई थिंक कंपाउंड समझ में आ गया होगा। अब हम कंपाउंड को यदि क्लासीफाई करें तो ये कंपाउंड के भी 2 प्रकार हैं। हमारा पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए दोनों को समझें। यदि हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कोई कार्बन ना हो। तो पुराने प्रीवियसली, मतलब पहले लोगों का ये विश्वास था, बहुत जमाने में पहले लोगों का ये मानना था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिसका सोर्सेस नॉन लिविंग हो।
नॉन लिविंग मतलब निर्जीव चीजों में, जैसे रॉक्स में, मिनरल्स में, है ना, रॉक्स मिनरल्स, रॉक्स मतलब चट्टानों में, खनिजों में जो पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स होगा उसे कहा जाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ऐसा नहीं है। बट दीज आर इन फैक्ट द कंपाउंड्स ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्राइड ऑफ कार्बन। लेकिन वैसे कंपाउंड को आज हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जिसमें एक्सेप्ट हाइड्राइड ऑफ कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन, जो कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, यानी हाइड्रोकार्बन हो, उसको छोड़कर, कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को छोड़कर वे कहलाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड देयर डेरिवेटिव या उसके कुछ डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, जैसे वाटर, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाए या ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम कहेंगे, बोलिए क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आप कहते हो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना, लाइन। अब बोलोगे ये कैसा कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम है, कार्बन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन क्या है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, और मिनरल्स में जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट, कॉपर पायराइट, ये सारे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अर्लियर साइंटिस्ट, पुराने जमाने के वैज्ञानिकों की ये विचारधारा था, ये मानना था कि जो कंपाउंड का सोर्सेस लिविंग सोर्सेस हो, सजीव चीजों हो, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाने वाले कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और दीज ब्यूरिड अंडर द अर्थ, और साथ ही साथ कुछ ऐसे जो प्लांट के अर्थ है, जो उसके जो अवशेष है जो बहुत दिनों तक जमीन में दब के रह गया, जिससे पेट्रोल बन गया, कोयला बन गया, इसे भी कहा जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये बात अर्लियर साइंटिस्ट की है, लेकिन नाउ ए डेज आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम दीज आर द हाइड्राइड ऑफ कार्बन, हम वैसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जिसमें हाइड्राइड ऑफ कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन हो या उसके डेरिवेटिव हो। हाइड्रोकार्बन जैसे बच्चों मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन, है ना, अल्कोहल, अल्कोहल क्या डेरिवेटिव है, CH3OH एज ए मिथाइल अल्कोहल, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन है, तो ये डेरिवेटिव हुआ। अल्कोहल, हेलोएल्केन, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये सारे के सारे कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके कंपाउंड के दो फॉर्म, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं मिक्सचर का। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन का हमारा दूसरा फॉर्म, हमने कहा था केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की तो बात हम कर लिए, प्योर सब्सटेंस के दो फॉर्म पर हमने स्टडी किया, एक एलिमेंट फॉर्म और एक कंपाउंड फॉर्म। अब हम बात करते हैं मिक्सचर का। मिक्सचर मतलब मिश्रण, मिश्रण मतलब मिलावट। ठीक है, बोलते ना मिलावट का जमाना है, कोई भी चीज प्योर नहीं है ना, समझ रहे, गोलकी में पपीते के बीज मिल जाते हैं, है ना, तो इस तरह के, या फिर चावल में कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं, तो ये सब क्या है, ये मिश्रण है, मिक्सचर है। तो ए मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट, दैट मीन्स एक मिक्सचर उसको कहेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, 2 या 2 से अधिक तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, और उसका कोई रेशियो फिक्स ना हो, उसका कोई भी रेशियो फिक्स ना हो, तो उसको कहेंगे क्या है, वो मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर थोड़ा सा नीचे दब गया, कोई बात नहीं, एयर है और ये शुगर सॉल्यूशन है, दिस इज द एयर, हवा, ये हमारे जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर है। अब बोलोगे क्यों सर, क्योंकि एयर इसलिए मिक्सचर है क्योंकि एयर में हमारा नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कुछ नोबल गैस में आर्गन वगैरह भी है, तो ये सारे जो हैं हमारा मिक्सचर कहलाएगा। अब जैसे शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल क्या मिक्सचर, चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साथ ही में वाटर है ना, और इसका कंपोजिशन कभी फिक्स नहीं है। तो मिक्सचर ऑफ पर्ल्स एंड स्टोन, यदि हम मिक्सचर ऑफ पर्ल्स एंड स्टोन की बात करें, दाल और दाल में पाए जाने वाले पत्थर, वो भी एक मिक्सचर है। तो स्टूडेंट, हमारे चारों तरफ जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिक्सचर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये मिक्सचर फॉर्म जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। मिक्सचर के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, एक को कहते हैं होमोजीनस और एक को कहते हैं हेट्रोजीनस। या तो ये होमोजीनस मिक्सचर होगा या फिर हेट्रोजीनस, जिसको हिंदी में कहते हैं समांगी और इसको कहते हैं विषमांगी। ठीक है, अब बात करते हैं होमोजीनस मिक्सचर क्या है। इन ए होमोजीनस मिक्सचर द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, मतलब एक होमोजीनस मिक्सचर उसको कहेंगे, एक समांगी मिश्रण उसको कहेंगे जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हो, जितने भी पार्टिकल्स हो, वो सारे के सारे कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, है ना, और वो भी कंपोजिशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म थ्रू आउट।
यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? एक जैसा, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं, बराबर हर जगह मिल जाए, उसको कहेंगे कैसा मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर। जैसे मान लो हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें, आपने चीनी का एक घोल बनाया, शरबत बनाते हैं ना, अब ये चीनी का घोल बनाया, अब उस शरबत में किसी भी हिस्से से निकालो उस लिक्विड को, सॉल्यूशन को, तो क्या मीठापन अलग अलग आपको महसूस होगा? नहीं, किसी भी कोने से निकालिए, कितना भी निकालिए, आपको मीठापन उतना ही लगेगा। दैट मीन्स वो चीनी जो है, वो जो शुगर है, वो कंप्लीटली उस वाटर में डिजॉल्व है और यूनिफॉर्मली डिजॉल्व है। यूनिफॉर्म का एक समान, यानी कहीं कम और कहीं ज्यादा, कहीं कम और कहीं ज्यादा रहता तो मीठा कहीं कम और कहीं ज्यादा लगता। तो हम बोलेंगे ये शुगर सॉल्यूशन कैसा है? होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर के पहचान का ये आधार है कि वो कंप्लीट डिजॉल्व हो जाता है और आप उसके पार्टिकल्स को अलग अलग देख नहीं सकते। आपको अलग अलग पार्टिकल दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या चीनी और पानी का जब घोल बन जाता तो चीनी और पानी अलग अलग दिखता आपको? बिल्कुल नहीं। या फिर जितने भी अलॉयज हैं, अलॉयज मतलब मिश्र धातु, मिश्र धातु में जैसे आगे आपका मान लिया जाए कांसा, पीतल, ब्रास, ब्रॉन्ज होता है, तो ये जो मिश्र धातु में कॉपर, टीन, जिंक, कई तरह के धातु मिक्स होते हैं, लेकिन क्या वो धातु जो मिश्र धातु जो बनता है, उस मिश्र धातु को देखो, कांसा को देखो, पीतल को देखो, तो क्या उसमें कॉपर, टीन, जिंक जैसे जो धातुओं से जो मिलकर बना हुआ है, क्या वो अलग अलग दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। तो हम कहेंगे कि वो क्या है? मिक्सचर तो है मगर कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, समझ गए? जैसे आप अपने फिंगर में कोई कोई रिंग पहनता है, कोई कोई महिला लोग हार पहनती है, नेकलेस पहनती है, बताओ वो कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है। बोले क्यों? इसलिए कि वो गोल, आप बोलते हैं सोने का चांद, सोने का चेन, सोने का अंगूठी, तो सोने का अंगूठी होता है लेकिन सोने के साथ साथ उसमें और भी धातु न मिक्स होता है, तो क्या वो धातु अलग अलग दिखता है? क्या हम ज्वेलर्स को बोलते हैं अरे भाई ये आपने जो गोल्ड दिया भाई इस रिंग में तो बहुत सारे धातु आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप तो काफी ज्यादा मिलावट कर दिए, तो क्या पता चलता है उसमें क्या मिलावट है, कितना मिलावट है? नहीं पता चलता, इसलिए कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, इसीलिए हम उसको कैसा मिक्सचर कहेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। यानी जब आप अंगूठी की बात करो तो कोई आपसे पूछे कि आपके जो ऑर्नामेंट्स है यानी कि जो ज्वेलरी है, आभूषण है, वो क्या है? ये सब्सटेंस के मिक्सचर है, तो हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है। ओके, अब यदि हम बात करें स्टूडेंट हेटेरोजेनस मिक्सचर का, तो हेटेरोजेनस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहेंगे जब द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब उसका कंपोजिशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व, और हम कभी कभी क्या कर सकते हैं, उस चीजों को आसानी से ऑब्जर्व भी कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद है। जैसे आप मिक्सचर का एग्जांपल देखिए, ये आपके सामने एक इमेज दिख रहा है, ये आप पहचान रहे हैं मिक्सचर जो आप खाते हैं, मिक्सचर को बोलते हैं, इसका नाम मिक्सचर इसलिए पड़ा ना, उसमें कई तरह की चीजें इसमें कंपोनेंट्स में मिक्स है, बादाम है, दालमोट है, सेवई है ना, ये आपका लीफ दिख रहा है, करी पत्ता दिख रहा है ना, और इस तरह कई सारे चीजें डिजॉल्व है। क्या आपको ये अलग अलग दिख रहा है? हमने हाँ अलग अलग दिख रहा है। क्या हम इसको अलग अलग देख तो पा रहे हैं? तो क्या इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है? क्या कहीं जो बादाम है क्या हर जगह बादाम एक जैसा मिक्स है? नहीं। हम लोग बोलते हैं ना, कोई मिक्सचर देता तो बोलते अरे मेरे को कैसा दिया यार, अब तो मेरे को तो एक भी बादाम मेरे मिक्सचर में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसमें जो बादाम है यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है। तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा जो यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो? हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। ओके, और एक और खास बात कि इस हेटेरोजेनस मिक्सचर हो या होमोजेनस मिक्सचर हो, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, यानी मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, चाहे वो होमोजेनस हो चाहे हेटेरोजेनस हो, है ना। सच ए सिंपल हैंड पिकिंग मेथड, बताइए हम इसको हाथ से चुनकर, सिंपल हैंड पिकिंग चुनना, आसानी से हाथ से इन सारी चीजों को चुन सकते हैं। बादाम को अलग कर सकते हैं, दालमोट को अलग कर सकते हैं, करी पत्ता को अलग कर सकते हैं ना। और कुछ कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसे आसानी से नहीं, हैंड पिकिंग से नहीं, किसी और मेथड से उसका हम क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे। जैसे फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन वगैरह, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो इस तरह हमने मिक्सचर देखा दो फॉर्म में, कौन कौन सा? होमोजेनस और हेटेरोजेनस। तो उम्मीद है आपको ये मैटर का जो क्लासिफिकेशन आपको हमने बताया वो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 तरह पर बात किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल में हमने 2 सब्सटेंस की बात की है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड को देखा, एलिमेंट के 3 फॉर्म पर बात किया, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड, और कंपाउंड के 2 फॉर्म को देखा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज क्लास को हम लोग यही तरह रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में लोग टॉपिक लेके हम आपके बीच आएंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम दो प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है तो किस तरह के प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल कहते हैं और किस तरह के प्रॉपर्टीज को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। चलिए तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।